Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is SCQs डिस्कशन ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल फार्माकोलॉजी के पास्ट इंपॉर्टेंट SCQs को कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। आपको पता है कि जनरल फार्माकोलॉजी में आपने कैटसन के अलावा लिपन कोड को भी पढ़ना पड़ता है। तो फिर इन जो क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए उनका कुछ रेलिवेंस आपको लिपन कोड से मिलेगा, कुछ आपको मिनी कैटसन से मिलेगा, और कुछ ऐसे होगी जो मिनी कैटसन को लिपन कोड दोनों से कवर नहीं होगी, तो हम उसको इसी किताब से ढूंढ लेंगे। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ, डिफाइन द प्लाज्मा हाफ लाइफ एंड व्हाट नॉलेज कैन बी डिराइव फ्रॉम द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। तो सबसे पहले प्लाज्मा हाफ लाइफ की डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर आप कौन कौन सी नॉलेज प्लाज्मा हाफ लाइफ से डिराइव कर सकते हैं। तो जो हाफ लाइफ है ये पैरामीटर होता है फार्माकोकाइनेटिक। तो हाफ लाइफ एक डिराइव्ड पैरामीटर होता है। ओके, हाफ लाइफ एक डिराइव्ड पैरामीटर है, जबकि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कोई फिजिकल इक्विवेलेंट नहीं होता। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है? तो हाफ लाइफ क्या होती है कि वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी भी ड्रग की 1/2 हो जाए, यानी 50% कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ से आप क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो? तो फिर हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.69 मल्टीप्लाई VD और डिवाइडेड बाई क्लियरेंस। ठीक हो गया, तो ये इसका फार्मूला होता है। ओके, यानी ये वो टाइम जिसके अंदर जो किसी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की वो 50% कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? VD मिल सकता है, आपको रिलेटेड टाइम मिल सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर हाफ लाइफ कम हो जाती है, कुछ कंडीशंस के अंदर हाफ लाइफ बढ़ जाती है। ये कंडीशन सारे लिपन कोड के अंदर लिखी हुई है। तो अगर आप लिपन कोड के अंदर आते हो तो फिर लिपन कोड के अंदर लिखा होगा क्लिनिकल सिचुएशंस रिजल्टिंग इन चेंज इन ड्रग हाफ लाइफ। अब ड्रग हाफ लाइफ किन किन कंडीशन में बढ़ जाती है कि अगर किसी के अंदर रीनल या हेपेटिक ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो इस केस में हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इस केस में मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ओके, अब किन कंडीशन के अंदर रीनल और हेपेटिक ब्लड फ्लो कम हो जाता है? कार्डियोजेनिक शॉक लिखा हुआ है, हार्ट फेलियर है, हैमरेज है। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर ड्रग प्लाज्मा से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि रीनल डिजीज़ हो चुका है जिसकी वजह से जो किडनी है वो ड्रग को प्लाज्मा से पिकअप नहीं कर पा रही, तो इस केस में प्लाज्मा की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। तीसरा, मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। ओके, यानी इस केस में अगर हेपेटिक इनसफिशिएंसी है या रीनल इनसफिशिएंसी है, सिरोसिस हो गया, तो इस केस में मेटाबॉलिज्म नहीं है। उस केस में तो ब्लड फ्लो ही नहीं था जिसकी वजह से ड्रग पहुंच ही नहीं पा रही थी मेटाबॉलिज्म वाले एरिया में। तो इन तीन कंडीशन के अंदर हाफ लाइफ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और आपको इन कंडीशन के अंदर आपको डोज को कम करना पड़ता है या फिर इनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ता है, कंसंट्रेशन को कम करना पड़ता है या फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ता है। जबकि हाफ लाइफ किन किन कंडीशन में कम हो जाती है? अगर आप हेपेटिक ब्लड फ्लो को बढ़ा दे, प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग को कम कर दे, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे, तो इस केस में हाफ लाइफ कम हो जाएगी। और इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको डोज को बढ़ाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फ्यूजन को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया पहला, ये हो गया MCQ। अब कहती है कि व्हाट नॉलेज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा हाफ लाइफ है। तो एक ऐसे ग्राफ ड्रा किया जाता है प्लाज्मा हाफ लाइफ का। अगर आप इस ग्राफ के अंदर आओगे, ओके, तो इस ग्राफ के अंदर ये टाइम लिखा हुआ है। ओके, और ये जो ग्राफ है किसका है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक है? तो ये आपने मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हाफ लाइफ को देखते हुए हम किसी भी ड्रग का रेजिमेंट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग की क्लियरेंस को या हाफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं? डिजीज है, एज है, ब्लड फ्लो है, मेटाबॉलिज्म है। ओके, हाफ लाइफ और दूसरे पैरामीटर्स होते हैं। और आपको पता है कि 3 से लेकर 4 हाफ लाइफ के बाद जो ड्रग होता है उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होना शुरू हो जाती है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये वो स्टेट जिसके अंदर ड्रग की एलिमिनेशन इक्वल होती है ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, कितनी ड्रग हमारी बॉडी में एंटर हो रही है और कितनी निकल रही है, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और ये अचीव होती है 3 से लेकर 4 हाफ लाइफ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी का लिखा हुआ है एंड डिफाइन द फॉलोइंग बायो अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैकीफाइलैक्सिस। ओके, अब इडियोसिनक्रेसी का आपने पढ़ा था उसके अंदर, फोरेंसिक के अंदर भी पढ़ा था, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर 2 इंडिविजुअल है और एक ही ड्रग दिया तो दोनों के अंदर इंडिविजुअल के अंदर ड्रग के रिस्पॉन्स में भी सेम ना हो। किसी इंडिविजुअल के अंदर एबनॉर्मल अनयूजुअल रिस्पॉन्स आ सकता है उसे जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के डिफरेंस होने की वजह से, तो उसको बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। तो इडियोसिनक्रेसी वाला जो लिंक बनता है वो फार्माकोजिनोमिक वाले चैप्टर में से निकलता है, लेकिन ये कैटसन के अंदर आई थिंक ये चीज़ नहीं लिखी हुई। तो फिर इसका आंसर हम यहीं से ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिविजुअल डू नॉट रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू द सेम ड्रग। हर इंडिविजुअल के अंदर ड्रग का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं आता। अब इडियोसिनक्रेसी किसको डिस्क्राइब करती है? ऐसे ड्रग रिस्पॉन्स को जो एबनॉर्मल होता है और फर्स्ट डोज देने के बाद आपको एबनॉर्मल ड्रग रिस्पॉन्स देखने को मिले तो उसको बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी की सबसे बड़ी वजह होती है कि हर बंदे के अंदर जो उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है, फार्माकोजिनोमिक्स होती है, वो डिफरेंट होती है। ओके, यानी जो ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले जो जीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, वो डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। तो उसकी वजह से आपको डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर ड्रग का डिफरेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन हमें मिल जाएगी। तो बायो अवेलेबिलिटी हम लिपन कोड से देख लेते हैं।
तो बायो अवेलेबिलिटी, द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डोज दैट विच इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। ओके, यानी अगर आपने कोई एक ड्रग दिया है तो उसका कितना रेट और कितनी एक्सटेंट, कितने हद तक वो ओरिजिनल ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रही है और इंट्रावीनस फॉर्म के जरिए देते हैं, तो इस केस में बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। यानी जो इंट्रावीनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बायो अवेलेबिलिटी हम हमेशा 100 रखते हैं, लेकिन आप ओरल एडमिनिस्ट्रेट करते हो तो फिर 3 जगह पे मेटाबॉलिज्म होता है। एक जीआईटी की गट के अंदर, गट वाल के अंदर होता है, दूसरा पोर्टल ब्लड के अंदर और तीसरा होता है लीवर के अंदर। इन 3 जगह पे मेटाबॉलिज्म होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से जो अनचेंज ड्रग होती है या जो ओरिजिनल ड्रग होती है उसकी कंसंट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन को देते हो ओरल रूट से तो 90% नाइट्रोग्लिसरीन तो टूट जाएगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। तो जब भी आपको नाइट्रोग्लिसरीन ओरल रूट के जरिए नहीं देते बल्कि सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल या इंट्रावीनस फॉर्म के इंट्रावीनस रूट के जरिए देंगे। दूसरा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अगर कुछ ड्रग को ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम से कम होगी, जब उसकी एब्जॉर्प्शन कम से कम होगी तो बायो अवेलेबिलिटी भी कम से कम होगी। या कोई ड्रग कुछ ज़्यादा लिपोफिलिक है तो उसकी भी एब्जॉर्प्शन कम से कम होती है, क्योंकि इस केस में जो ड्रग होती है जो ज़्यादा लिपोफिलिक होती है, ये जो बॉडी फ्लूइड होती है, एक्वस फ्लूइड होती है, उसके अंदर इंसॉल्युबल होती है। जब वो इंसॉल्युबल होगी तो फिर वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। किसी भी ड्रग को जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो उसको लिपोफिलिक के साथ हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद केमिकल इंस्टेबिलिटी है। कुछ ऐसी ड्रग होती है जो कि केमिकल से इंस्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी है, वो जो स्टोमक का जो पीएच होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है, उसके अंदर परसिस्ट नहीं रह पाती, अनस्टेबल होती है। इसके अलावा जो इंसुलिन है ओरल रूट से देती है तो फिर जो जीआईटी के अंदर इंसुलिनेस एंजाइम है इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर उसको तोड़ देता है। इसके बाद है नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन, कि ड्रग आपने किस फॉर्म में दिया, ड्रग की केमिस्ट्री क्या है, लाइक उसका पार्टिकल्स का साइज क्या है, उसका सॉल्ट फॉर्म क्या है, उसकी क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एंड टेरिकोटिंग क्या है, कुछ एक्सिपिएंट सब्सटेंस तो नहीं है लाइक ब्लाइंडर्स है, डिस्पर्सिंग एजेंट तो नहीं है। तो ये ड्रग फार्मूलेशन की जो केमिस्ट्री है वो भी इनके एब्जॉर्प्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बायो अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये वो फ्लूइड वॉल्यूम जो किसी भी ड्रग को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है एट द सेम कंसंट्रेशन, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होती है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जो वीडी का कोई फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बेसिस नहीं होता, ओके, ठीक है। और ये हम सिर्फ ड्रग को कंपेयर करने के लिए देते हैं, एंड यानी ड्रग के जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कंपेयर करते हैं विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंपोनेंट। लाइक कुछ ऐसी ड्रग होती है जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ ऐसी ड्रग होती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाती है, तो फिर इनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी जो वीडी होता है ये उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करता है हमारे वाटर कंपार्टमेंट के वॉल्यूम से। इसके बाद है टैकीफाइलैक्सिस। और टैकीफाइलैक्सिस का मतलब है कि बहुत तेज़ी से टॉलरेंस डेवलप हो जाना आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट शॉर्ट इंटरवल, कि आप एक ड्रग को दिए जा रहे हो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ही और फिर उसका अचानक से ही इफेक्ट कम हो गया, तो उसको बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस के बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। रिपीटेड और कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट लीड्स टू चेंजेस इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएगा ड्यू टू मच एगोनिस्ट स्टिमुलेशन रिजल्टिंग इन डिमिनिश रिस्पॉन्स। इस प्रोसेस को टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं, ओके। अब टैकीफाइलैक्सिस के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो रिसेप्टर की फॉस्फोरिलेशन हो जाती है और फिर रिसेप्टर एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स को सीधी तरह कैप्चर नहीं कर पाता, ओके, या फिर रिसेप्टर सेल के अंदर इंटरनलाइज हो जाएगा जिसकी वजह से वो अनअवेलेबल होता है, डाउन रेगुलेशन हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उसको सेंस करना ही बंद कर देते हैं, या कभी कभार जो जी प्रोटीन है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या जो न्यूरोट्रांसमीटर के स्टोर होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती है। इस केस में टैकीफाइलैक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ ड्रग दैट शोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ टॉलरेंस। अब टॉलरेंस की डिफरेंट टाइप होती है, फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस, फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस। तो ये वाला जवाब आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, लिपन कोड से, और यहाँ से नहीं मिलेगा, तो यहाँ से देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस के अंदर मॉर्फिन और ओपीएम आ जाती है, जबकि क्रॉस टॉलरेंस के अंदर, क्रॉस टॉलरेंस का मतलब है कि आपने एक ड्रग दिया है और दूसरी ड्रग के अगेंस्ट टॉलरेंस खुद ब खुद डेवलप हो गई है। लाइक जो सीएनएस डिप्रेसिव होती है, सीडेटिव हिप्नोटिक्स है, या सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन के दरमियान क्रॉस टॉलरेंस होती है। और इसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस, ये एथेनॉल या बार्बिचुरेट की वजह से हो सकती है, ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन इन सैलिसाइलेट या वीक एसिड की पॉइजनिंग। अच्छा, जब भी किसी वीक एसिड की पॉइजनिंग होती है तो फिर इसकी एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए हम यूरिन को अल्कलाइज करते हैं, या अगर जो अल्कली को रिमूव करने के लिए हम यूरिन को एसिडिफाई बनाते हैं। अब इसका बेसिस क्या होता है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सैलिसाइलेट की, जो कि क्या होती है, वीक एसिड है। अब मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। जो वीक एसिड होता है असल में, अब वीक एसिड
ये आप सपोज ये एसिड है, जब वीक होगा तो उसका मतलब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपने वीक एसिड को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करवाना है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करवाना है, तब आपने क्या करना पड़ेगा, जो उसके फ्लूइड है, फ्लूइड कंपार्टमेंट को अल्कलाइन करना पड़ेगा। अब इस अल्कलाइन फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर इस एसिड को अपना प्रोटॉन डोनेट करना पड़ेगा, तब ये H नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये H नेगेटिव की फॉर्म में A नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, यानी ये वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होकर आएगा और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एस्पिरिन की या सैलिसाइलेट की सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए अल्कलाइन यूरिन का सहारा लेते हैं। ओके, यानी ऐसी ड्रग जो वीक एसिड होती है वो अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, अनप्रोटोनेटेड आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस रीनल ट्यूब्यूल से डिफ्यूज नहीं कर पाएगी, ट्यूब्यूल के अंदर ट्रैप हो जाएगी और इसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। अब नेम 3 ड्रग्स दैट एग्जिबिट एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है, या थोड़ी 2-3 ड्रग्स लिखी हुई होगी, हम बाकी ड्रग्स यहाँ से कर लेते हैं। वारफेरिन है, इसको ओरली वारफेरिन को ओरली देते होती है वैसे, हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फेनिटोइन का भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। नाइट्रोग्लिसरीन का 90% हो जाता है। इमापेरामिन टीसी है। मॉर्फिन ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ओपियाइड है। प्रोपेनोलोल बीटा ब्लॉकर है। डायजेपाम सिडेटिव हिप्नोटिक है। बुप्रेनोर्फिन है, ये ओपियाइड होती है, मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होता है। मिडाजोलाम बेंजोडाइजेपिन है। डिमिरोल है, इसको छोड़ो। सिमेटिडिन, और ये सिमेटिडिन H2 ब्लॉकर और लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो फिर कोई भी 3 ड्रग आप याद रख लेना। मैं वारफेरिन को रट्टा मार लेता हूँ, दूसरा नाइट्रोग्लिसरीन है और तीसरा मिडाजोलाम। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन करो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करो और टैकीफाइलैक्सिस को डिफाइन करो। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, दोबारा इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी, द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कि जितनी ड्रग आपने बॉडी के अंदर दी है और उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा टैकीफाइलैक्सिस के टैकीफाइलैक्सिस का मतलब है कंटिन्यूअस या रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग का रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाता है, तो उसको टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग की जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, बायो अवेलेबिलिटी को यूज करते हैं ताकि किसी भी ड्रग का रेजिमेंट को हम डिटरमिन कर सके और उसकी कितनी डोज आपने देनी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जब कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है तो हमें कितनी डोज देनी चाहिए एक्चुअल, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिटरमिन करेंगे। मिसाल के तौर पर एक ड्रग दिया, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही नहीं हुआ, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम देख लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटागोनिज्म के बारे में। एंटागोनिज्म वाला जो टॉपिक है ये अच्छा लिखा है इसके अंदर। अब एंटागोनिस्ट करते हैं क्या, रिसेप्टर पे बाइंड तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी इंट्रिंसिक एफिकेसी क्या होती है, ना होने के बराबर होती है। ओके, अब एंटागोनिस्ट को भी कुछ होते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, कुछ केमिकल एंटागोनिस्ट होते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल होते हैं उसको भी 2 में डिवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड इरिवर्सिबल। फिजियोलॉजिकल जो होते हैं ये डिफरेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे जाके बाइंड करते हैं, और केमिकल एंटागोनिस्ट ये करते क्या है, ये उस ड्रग के साथ जाके बाइंड कर लेते हैं। लाइक केमिकल एंटागोनिस्ट के अंदर चिलेटर्स आ जाती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के अंदर पैलिडॉक्सिन पैम देते हैं, ओबालिडॉक्सिन देते हैं। जबकि फार्माकोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव होते हैं ये क्या करते हैं, KM वैल्यू को बढ़ा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये करते क्या है, ये Emax को कुछ नहीं करते। लेकिन जो इरिवर्सिबल होते हैं Emax को कम कर देते हैं, KM वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो पाता। इनकी एग्जांपल अगर आपने नोट करनी है तो फिर इनकी एग्जांपल आपको लिपनकोड के अंदर मिल जाएगी। अगर आप लिपनकोड के अंदर आओगे तो लिपनकोड के अंदर आपको हर एक एंटागोनिस्ट की एग्जांपल मिल जाएगी। लाइक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के अंदर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है टेराजोसिन की, किसके साथ दी हुई है, नोरापेनेफ्रिन के साथ। जबकि इरिवर्सिबल के अंदर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, तकरीबन उन्होंने दी हुई है इरिवर्सिबल के अंदर एग्जांपल जो बेस्ट आती है ना वो फेनॉक्सीबेंजामीन वाली आ जाती है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट। इसके अंदर एग्जांपल दिया पिक्रोटॉक्सिन के, तो पिक्रोटॉक्सिन और गाबा इनका एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप होता है, एलोस्टेरिक होता है। फंक्शनल के अंदर आपको पता है जो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, हिस्टामिन है और एपिनेफ्रिन होती है, इनका फंक्शनल एंटागोनिज्म होता है, जिसको फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ को डिफाइन करो, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। ये वो टाइम जिसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर 50% कम हो जाती है। ओके, ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट एलिमिनेशन, यानी जो कॉन्स्टेंट एलिमिनेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर। तो कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिटरमिन करते हैं, क्लियरेंस है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है थेरापेटिक विंडो। थेरापेटिक विंडो ये वो डोज की रेंज होती है जो 2 कंसंट्रेशन के दरमियान होती है। एक वो कंसंट्रेशन जो कम से कम थेरापेटिक इफेक्ट देगी, और ये वो कम से कम कंसंट्रेशन जो टॉक्सिसिटी करवा देगी। तो इनके दरमियान वाली जो रेंज होती है उसको बोलते हैं थेरापेटिक विंडो। अब ये सेफ्टी का इंडेक्स होता है। ओके, यानी ये वो डोज रेंज के दरमियान बताता है कि यानी 2 डोज रेंज के दरमियान फ़र्क होता है। एक वो डोज जिस पे इफेक्ट्स आ रही है अच्छे वाले, और एक वो डोज जिस पे टॉक्सिसिटी आ रही है। ओके, जिस तरह यहाँ पर एक रेंज बताई हुई है 8 to
टू 18, यानी जो 8 होगी वो इसके थेरापेटिक कंसंट्रेशन और 18 की इसकी टॉक्सिक कंसंट्रेशन है, और ये थियोफाइलिन की कंसंट्रेशन बताई हुई है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट होती है, मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होती है, लेकिन प्रोटीन के अलावा न्यूक्लिक एसिड भी हो सकती है, लिपिड्स तक भी हो सकती है, किसी भी टाइप के हो सकती है, लेकिन वो मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट्स होती है जहाँ पर ड्रग बाइंड करती है, उनकी एक्टिवेशन करवा के या इनकी इनहिबिशन करवा के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो इनको बोलते हैं रिसेप्टर। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, वो है स्फीयर रिसेप्टर। अब ऐसे रिसेप्टर जो किसी पार्टिकुलर टिश्यू के अंदर पड़े हुए होते हैं, ओके, जो मौजूद तो होते हैं लेकिन इनके बाइंड करने से पहले ही जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो पड़े हुए तो होते हैं लेकिन इन पर ड्रग बाइंड नहीं करती, और ड्रग बाइंड नहीं करती, इनकी ड्रग बाइंड करने से पहले ही जो मैक्सिमम इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ओके, यानी ये एक्स्ट्रा रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस वो तमाम वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि किसी ड्रग से क्लियर हो जाता है पर यूनिट टाइम, तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस, या उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। तो इसकी रेशियो को रेट ऑफ एलिमिनेशन ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्लियरेंस बोलते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी और एंटागोनिज्म। एक क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा आ चुका है। व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रग आयोनाइजेशन इन क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन। तो आपको मैंने बता दिया था चीज़ कि अगर आपने वीक एसिड को एलिमिनेट करवाना है तब आपने यूरिन को अल्कलाइन करना है, अगर आपने बेसिस को एलिमिनेट करवाना है तब आपने यूरिन को एसिडिफाई बनाना है, और इसकी डायग्राम आप लिपन कोर्ट में ये वाली देख लेना, तकरीबन ये वाली डायग्राम है, ये वाली डायग्राम है वीक एसिड की और वीक बेस की एलिमिनेशन की। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिफाइन रिसेप्टर दोबारा आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक और थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स का आपको डिफाइन कर देता हूँ। थेरापेटिक इंडेक्स एक रेशियो होती है किसकी, LD50 की और ED50 की। LD50 ये लीथल डोज होता है, यानी वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि 50% लीथल डोज इफेक्ट करवाना शुरू कर देती है, तो उसको बोलते हैं LD50, और ED50 का मतलब वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो 50% थेरापेटिक इफेक्ट करवा देगी, तो उसको बोलते हैं ED50। LD50 और ED50 की रेशियो को बोलती है थेरापेटिक इंडेक्स। जितना ज़्यादा थेरापेटिक इंडेक्स कम होगा उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक डिजिटालिस या डाइजॉक्सिन का थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो फिर इनके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ओके। नेक्स्ट है 3D ईयर या 30 ईयर ओल्ड मैन इज ब्राउट टू ईयर clinic by his friend. He is agitated and found underweight. His BP, heart rate, temperature, respiration are all raised. The friend gave history of chronic methamphetamine use है, methamphetamine indirect sympathomimetic है, ओके। फिर पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया, उसको अमोनियम क्लोराइड दिया गया। अब जो मेथाम्फेटामीन है, अमीन लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये क्या होगी, वीक बेस होगी, और वीक बेस को एलिमिनेट कराने के लिए आपने क्या देना है, यूरिन को एसिडिफाई करवा देना है, ठीक हो गया, ओके। क्योंकि जो वीक बेस होता है जब एसिडिक सोल्यूशन में अप्लाई करते हो तो फिर ये क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाएगा, ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये वापस रीनल ट्यूबुल में बैक डिफ्यूज नहीं कर सकता। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर चुका पहले। नेक्स्ट है गिव द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू डिफरेंस इन द ड्रग रिस्पॉन्सिवनेस इन एन इंडिविजुअल है। इसके बाद गिव 3 एग्जांपल वेयर जेनेटिक डिफरेंस इन फेज 1 मेटाबॉलिज्म अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द ड्रग, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इतना अच्छा लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये जो ड्रग रिस्पॉन्स है इन सबको पढ़ लेना कि नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग साइज है, शेप है, रिएक्टिविटी है, ये सब आ जाएगा। अब जो 3 एग्जांपल बतानी है जिसके अंदर फेज 1 एंजाइम के ना होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल ड्रग रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जैसे फेज 1 के एंजाइम है CYP2D6 होता है, अगर CYP2D6 के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तब कोडीन की एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी, जब कोडीन की एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी तो एनाल्जेसिया खत्म हो जाएगा, ओके। इसके बाद है CYP2C19 है, जो CYP2C19 है बहुत सारे ड्रग को मेटाबोलाइज करवाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया क्लोपिडोग्रिल के, जो क्लोपिडोग्रिल है उसकी एक्टिवेशन होती है CYP2D6, लेकिन अगर क्या होगा, जब एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, तब एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोपिडोग्रिल का मेटाबॉलिज्म भी कम से कम होगा। जब क्लोपिडोग्रिल का मेटाबॉलिज्म भी कम से कम होगा तभी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ओके। तो रिड्यूस फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से एंजाइम एंजाइम के ना काम करने की वजह से क्लोपिडोग्रिल की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। और लास्ट है डाइहाइड्रोपैरामिडीन डिहाइड्रोजिनेस, ये वो एंजाइम है जो कि 5-फ्लोरोयूरेसिल की क्लियरेंस करवाता है, जो कि कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग होती है जो 5-फ्लोरोयूरेसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लाइक सेफेसिटाबिन, ओके। और हमारी बॉडी के अंदर जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है वो 5-फ्लोरोयूरेडिन 5 मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। बेसिकली अगर ये एंजाइम ना काम कर रहे हो तो इसकी वजह से क्या होगा, इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ड्रग टूटेगी नहीं, तो फिर इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ओके, और आपको डोज को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है CYP2C19 और विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1। अब ये वो एंजाइम होते हैं जो कि वारफरीन को इनएक्टिवेट करते हैं, लेकिन अगर वारफरीन को इनएक्टिवेट करने वाले एंजाइम ही खत्म हो गया तो वारफरीन की टॉक्सिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है और ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम सब कुछ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं
गिव 7 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गिव 2 एग्जाम्पल है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा ये वाला टेबल। ओके, ओरल रूट, सबलिंगुअल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, इनहेलेशन, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल और रेक्टल है। जो ओरल होती है इसकी एग्जांपल है एस्टामाइनोफेन दे देना, एमॉक्सिलिन दे देना। सबलिंगुअल के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन है, ब्यूप्रोनॉर्फिन है। इंट्रावीनस के अंदर वैनकोमाइसिन, हेपरिन ऐड कर देना। इंट्रामस्कुलर के अंदर हैलोपेरिडोल, मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन है। सबकुटेनियस के अंदर एपिनेफ्रिन है। इंसुलिन तो सबकुटेनियस ही देते हो। इनहेलेशन के अंदर एल्ब्यूटिरोल याद रख लेना, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, फ्लूटाकिसोन है। जो टॉपिकल होती है एंटीफंगल में क्लोट्रीमazole है, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है और टिमोलोल आई ड्रॉप्स होती है। ट्रांसडर्मल के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन है, स्कोपोलामीन है। और रेक्टल के अंदर बिसाकोडाइल है और प्रोमेथाजीन आ जाती है। ओके, तो कोई बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखे हुए हैं, कोई भी आप याद कर लेना और फिर एग्जांपल्स भी देख लेना। इसके बाद है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है। तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ये वो स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो ड्रग की एंटरिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, या जो रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के तकरीबन बराबर हो जाता है। तो वो कहती है कि एक फार्मूला दो और टाइम, ठीक है, टू कैलकुलेट द ड्रग कि किस टाइम पे आके ड्रग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव कर लेगी। और फिर इसके बाद कौनसल डोज रिस्पॉन्स के जरिए हमने थेरापेटिक इंडेक्स को एक्सप्लेन करना है। तो थेरापेटिक इंडेक्स को तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ फार्मूला कौन सा होता है, टाइम टू रीच। ओके, तो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ नहीं है, थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज वाले फार्मूले लिखे हुए हैं। अब इनको भी तैयार कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कितने सवाल हैं? ओके, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच। तो पीएच वाला आपको मैं पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 3 जगह पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिगट की वाल के अंदर, पोर्टल ब्लड के अंदर, और तीसरा होता है लीवर के अंदर। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है एंड इन लिस्ट 3 टाइप ऑफ जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के 3 टाइप्स बताओ और फिर इनके एग्जाम्पल्स भी बताओ। तो जी प्रोटीन वैसे ये वाली जो चीज़ है ना, ई एन एस के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखी हुई है। जी एस है, जी आई होती है, जी क्यू होता है। इनकी जो टाइप्स होती है वैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जी एस है, जी आई और जी क्यू है। जो जी क्यू होता है M1 M3 और अल्फ़ा 1 होता है, जबकि जो यहाँ पे अल्फ़ा 1 भी लिखा हुआ है, जबकि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, D2, D1 और D2 ये सारे GS होते हैं। वैसे D2 GI होता है, ठीक है। इसके बाद है ड्रग इंटरेक्शन इज़ अ वेरी कॉमन। तो आपने इंड्यूसर और इनहिबिटर के नाम सुनाने हैं। तो इंड्यूसर का मैंने आपको निमोनिक बताया था, CPR, GCPR। तो C से कार्बामेज़ापिन, P से फेनिटोइन और फेनोबार्बिटल आ जाएगा। ओके, CPR, R से रिफेम्पिन है, G से ग्रिसोफिलिवन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आइसोनियाज़िड और एथेनॉल आ जाएगा। इनहिबिटर का जो निमोनिक होता है वो है कॉक, COKA। C से सिमेटिडिन, O से ओमेपेराजोल, ओके, K से कीटोकोनाजोल, R से एरिथ्रोमाइसिन। बस इनको याद कर लेना, बाकी कुछ याद ना करना। आगे थेरापेटिक विंडो क्या होती है? थेरापेटिक विंडो एक सेफ रेंज होती है, मिनिमम थेरापेटिक कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान जो सेफ रेंज होती है उसको बोलते हैं थेरापेटिक विंडो। और इंडेक्स इनकी रेशो होती है। विंडो एक रेंज होती है जबकि इंडेक्स इनकी रेशो होता है। लोडिंग डोज क्या होता है? लोडिंग डोज क्या होता है कि वो डोज जिसकी वजह से हम प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को फौरन ही अचीव कर ले। ओके, तो उसको बोलते हैं लोडिंग डोज। और लोडिंग डोज का क्या रिलेशनशिप होता है? हाफ लाइफ से। तो लोडिंग डोज हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और लोडिंग डोज के फार्मूले के अंदर आपने VD लिखना है, लेकिन जो डोजिंग जो इस वाली है इसके अंदर आपने क्या लिखना है? क्लियरेंस लिखनी है। ओके, क्लियरेंस। इन दोनों का आपने डिफरेंस नोट कर लेना। इसके बाद डिफाइन रिसेप्टर है। रिसेप्टर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जिनके साथ ड्रग बाइंड करने के बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और दो टाइप की बाइंडिंग साइड होती है, एक होती है रिसेप्टर बाइंडिंग साइड, एक होती है इनर्ट बाइंडिंग साइड होती है। जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइड या रिसेप्टर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होती है, इनर्ट बाइंडिंग साइड लाइक एल्ब्यूमिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइड होती है उसको बोलते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइड, जो कि नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है। अब रिसेप्टर बाइंडिंग साइड पर ड्रग बाइंड करेगी तो कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लेगी तो एल्ब्यूमिन इस ड्रग की कंसंट्रेशन को बफर कर लेती है, लेकिन यहाँ पे कोई बफरिंग वाला फंक्शन नहीं आता। इसकी वजह से फंक्शनल या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई असर नहीं होता। अब ये लिखा हुआ है स्पेशल कैरियर्स लिखे होते हैं, तो कैरियर के एग्जाम्पल सुनाओ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जहाँ पे ड्रग बाइंड करती है, या न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए भी कुछ होते हैं जैसे सीरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर है, या फिर नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का मेटाबोलाइट्स वगैरह भी होती है। एक से बात है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन आपको पहले कर चुका हूँ, वो कौन कौन से फैक्टर्स उसका अफेक्ट करती है। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, pH, लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। एंजाइम इंडक्शन थोड़ा बहुत नोट कर लेना कि CYP2C19 2C9 को इंड्यूस करने वाला बारबिट्यूरेट होता है, 180 को इंड्यूस करने वाला ओमेप्राजोल होता है, 2C19 को करने वाला फेनिटोइन होता है, जबकि 2E1 को यानी E से एथेनॉल और I से आइसोनियाज़ाइड है, जबकि 3F4 को इंड्यूस करने वाला पियोग्लिटाजोन होता है। नेक्स्ट ऑर्फन ड्रग होती है। ऑर्फन ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो रेयर डिजीज़ के लिए आ जाती है, यानी वो जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा रेयर होती है उनके लिए जो ड्रग होती है उनको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग, ठीक है। और ऑर्फन ड्रग नॉर्मली बनती कम इस वजह से है क्योंकि इनको बनाने का
जो इनपुट होती है वो ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन ये मुनाफा नहीं देती। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जो एगोनिस्ट होती है इसको 4 में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं फुल एगोनिस्ट, एक होते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, एक होते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट और एक होते हैं न्यूट्रल एगोनिस्ट, ठीक है। जबकि एंटागोनिस्ट फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और केमिकल एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है जो आपने याद करनी है। अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी एक्सप्लेन कर चुको, ये भी एक्सप्लेन कर चुको, आई थिंक बस ये लास्ट टॉपिक है। तो एफिकेसी, पोटेंसी, इसमें क्या फ़र्क होता है मैं आपको इससे समझा देता हूँ ग्राफ से। तो अगर आप इस ग्राफ में आओगे तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या मिलेगा, पोटेंसी मिलेगा, और वाई एक्सिस के ऊपर हमें एफिकेसी मिलेगा। तो एफिकेसी क्या होता है, किसी भी ड्रग के जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एफिकेसी बोलते हैं। या एफिकेसी उस ड्रग का इफेक्ट होता है और जितनी कंसंट्रेशन के ऊपर गिवन इफेक्ट आ रहा है तो उसको बोलते हैं पोटेंसी। अगर पोटेंसी और एफिकेसी को देखें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है एफिकेसी, क्योंकि एफिकेसी फार्माकोलॉजी में ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू पोटेंसी। अब पोटेंसी एफिनिटी को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कंसंट्रेशन या ये ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो 50% मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है तो उसको बोलते हैं केएम, या उसको हम पोटेंसी बोल देते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करवा देते हैं उसको ई मैक्स बोल देते हैं। तो एक इंट्रिंसिक एफिकेसी होती है, द कैपेसिटी टू स्टिमुलेट फॉर अ गिवन रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एफिकेसी, और ये ड्रग की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जबकि पोटेंसी वो ड्रग होती है जो किसी गिवन इफेक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल 50% कराने के लिए कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। फिर मैक्सिमम एफिकेसी क्या लिखा हुआ है, जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। फिर स्लोप ऑफ ग्राफ है, इसको छोड़ो, स्लोप ऑफ ग्राफ हाफ लाइफ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो हमने तकरीबन जनरल फार्माकोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और आपने खुद देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आ रही हैं वो फार्माकोलॉजी के तकरीबन पहले 3 चैप्टर्स में से आ रही है। खास तौर पर पहले चैप्टर में से इतना खास कुछ नहीं आ रहा, तो आप पहले चैप्टर को स्किप कर देना। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, इन 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना जनरल फार्माकोलॉजी के। पढ़ना तो आप सारे ही, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक दोनों को पढ़ लेना। ड्रग मेटाबॉलिज्म में से सिर्फ टेबल को रट्टा मार लेना और यहाँ से सिर्फ सुपरफिशियल रीड कर लेना पहले सफ़े का, और कुछ याद नहीं करना, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी में से एक सवाल है और जनरल फार्माकोलॉजी लिपनकॉर्ड से और जो मिनी कैटसिंग से बाहर भी कुछ सवाल आ जाते हैं जो कि मल्टी ऑथर से कवर होते हैं, तो फिर हम उसको वहाँ से देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।